सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 2 देख रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग। हम चर्चा कर रहे हैं क्रियाकलापों की, अलग अलग जो आर्थिक क्रियाकलाप है। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में जो महिलाएं हैं और पुरुष, उनके बीच में श्रम का विभाजन होता है। इसका मतलब वो क्या काम कर रहे हैं या क्या काम करेंगे, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है। इसमें संस्कृति भी शामिल है। महिलाएं घर का काम करती हैं, पुरुष खेत में जाते हैं, काम करते हैं। तो सकल की माँ जो शीला है वो खाना बनाती है, बर्तन करती है, कपड़े करती है, घर की सफाई करती है और बच्चों की देखभाल करती है। सकल के जो पिताजी थे वो क्या करते हैं, बूटा जी, वो खेतों में काम करते हैं, उपज को जो बाजार में बेचकर परिवार के लिए धन कमाते हैं। अब परिवार के लिए जो शीला सेवाएं दे रही है, उसके लिए शीला को, महिलाओं को कहें तो कोई भुगतान तो नहीं किया जा रहा, इन्हें कोई पैसा तो मिल नहीं रहा। उनकी सेवाओं को हम राष्ट्रीय आय, जो कि नेशनल इनकम है, उसमें नहीं जोड़ सकते। अब विलास की माँ, अगर हम दूसरे हाथ पे देखें, विलास की माँ, ये गीता उनका नाम है, मछली बेचकर पैसा कमाती है, आय कमाती है। तो इस तरीके से जो वो काम कर रही हैं, इसके लिए उनको भुगतान किया जाता है। अब जैसी वो श्रम, यानी कि जैसी वो श्रम कर रही हैं, बाजार में आ रही है, तो जब ये श्रम बाजार में प्रवेश करता है, आता है, तो उनकी आय, यानी कि जो मछली कमाने से जो उनकी आय हो रही है, उनकी शिक्षा और कौशल क्या है, क्योंकि मछली कमाने से उनकी जो आय हो रही होती, अगर वो कुछ और काम करती, हो सकता है उससे ज्यादा उनको आय मिलती या कम मिलती। तो उनकी शिक्षा और कौशल पे भी आधारित है कि उनको क्या पैसे मिलेंगे। तो शिक्षा और कौशल, यही कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए एक बीटेक है और वहीं दूसरा बंदा एमटेक है, तो बहुत चांसेस है कि जो एमटेक है उसको ज्यादा पैसे मिले, या ज्यादा, क्योंकि उसके पास शिक्षा और कौशल ज्यादा है। कोई पीएचडी है तो और अच्छे पैसे मिलेंगे उसको। तो किसी व्यक्ति की आय उसके शिक्षा, उसने एजुकेशन क्या ली हुई है, उसके पास स्किल्स क्या है, कौशल क्या है, उसके आधार पर डिसाइड होती है। ये आय के मुख्य निर्धारक है। हमने देखा है कि हमारे समाज में, हिंदुस्तान में, महिलाओं के पास थोड़ी कम शिक्षा है और कौशल थोड़ा कम है। अगर पुरुषों की अपेक्षा देखा जाए, कई जगह ऐसी आपको मिल जाएंगी जहां पर वो काम करती पाई जाएंगी और उनको पारिश्रमिक कम दिया जाता है। मान लीजिए एक पुरुष को 100 रुपए दिया जाता है, तो हो सकता है औरतों को केवल 80 रुपए दिए जाएं। मोस्टली महिलाएं वहां काम करते हुए दिखाई देती हैं जहां पर उनको नौकरी की सुरक्षा नहीं होती और खास तौर पे कानूनी सुरक्षा भी नहीं होती। तो अगर आप देखें, जहां पर, क्योंकि महिलाओं के लिए प्रसूति, शिशु, ये सब चीजें बहुत होती है, महिलाओं को कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो आदमियों से अलग होती है। तो वहां पर जो प्रसूति, अगर यानी कि अगर उनका कोई बच्चा होता है, बेबी होता है, उसके पहले और उसके बाद में उनको अवकाश मिलना चाहिए। शिशु जो छोटा बच्चा होता है, उसको देखभाल करनी होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक सुरक्षा तंत्र हैं महिलाओं के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पाती। लेकिन अगर एक ऐसी महिला है जिसका शिक्षा स्तर अच्छा है और उसके पास स्किल है, कौशल है, तो पुरुषों के बराबर उसको तनख्वाह मिलेगी। अब अगर आप देखें कि मोस्टली आपको महिलाएं आकर्षित किस तरफ होती हैं, शिक्षण की तरफ, यानी टीचिंग की तरफ, और चिकित्सा, नर्सिंग हो गई, डॉक्टरी हो गई, इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। लेकिन इसके अलावा आपको आईएएस भी महिलाएं मिल जाएंगी, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहां पर भी मिल जाएंगी, आईपीएस भी मिल जाएंगी, वैज्ञानिक भी है, इसरो में, डीआरडीओ में कितनी सारी साइंटिस्ट हैं। ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल सेवा है, प्रौद्योगिकी सेवा है, वहां पर भी आपको महिलाएं मिल जाएंगी, जहां पर अच्छी खासी एजुकेशन की आवश्यकता होती है और उनके पास है। लेकिन आजकल ये चीजें चेंज हो रही हैं। अब बात आती है जनसंख्या की गुणवत्ता की। जनसंख्या की गुणवत्ता का मतलब क्या हुआ, यानी अगर आपके पास एक ग्रुप है लोगों का, उनकी क्वालिटी क्या है, लोगों की, ये नहीं कि उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं या दिखाई कैसे देते हैं। मैं बात कर रहा हूं उनके कौशल की, मैं बात कर रहा हूं उनके आईक्यू की, मैं बात कर रहा हूं उनके शिक्षा की, स्वास्थ्य की। तो जनसंख्या की गुणवत्ता, सबसे पहली चीज आती है कि वो साक्षर कितने हैं, उन्होंने पढ़ाई कितनी कर रखी है, उनको पढ़ाया कितना गया है, साक्षरता दर। जीवन प्रत्याशा, यानी कि उनकी जिंदगी कैसी है, अगर वो स्वस्थ है तो काफी समय तक वो जी जाएंगे। तो बेसिक चीज ये होती है कि व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य है और उनका कौशल, अगर जनसंख्या में को आप अच्छी चीजें दे देंगे, साक्षरता दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे, तो वो, और उस शिक्षा देंगे तो कौशल भी आएगा, और वही देश के, आप कहें कि
जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ रही है तो देश का भी गुणवत्ता बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है। यानी कि अगर क्वालिटी इंसानों की, लोगों की अच्छी है तो देश की जो समृद्धि दर है, आगे बढ़ने की जो दर है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ रेट, वो अच्छी होगी। अगर कोई निरक्षर है, पढ़ा लिखा कम है, या कोई शरीर उसका मतलब ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, तो ये अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पे एक बोझ की तरह दिखाई देता है। लेकिन जो साक्षर है और जो स्वस्थ है वो हमें एसेट की तरह दिखाई देता है, हमें वो पूंजी की तरह दिखाई देता है। याद ध्यान रखिएगा, शिक्षा अपने जीवन के जो आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद में वर्षों बाद के जो वर्ष हैं उसमें उससे अच्छी नौकरी मिली, अच्छा वेतन मिला, यानी कि उसका प्रतिफल मिला। अगर सकल ने अपने समय में जब उसको पढ़ाई करनी थी वो नहीं करता, अगर वो विलास की तरह पढ़ नहीं पाता, तो वो ना तो अच्छी नौकरी पा पाता, ना वो अच्छा वेतन उसको मिल पाता। तो इसीलिए केवल सकल या एक इंसान के लिए नहीं, समाज के विकास में भी शिक्षा का बहुत योगदान है। शिक्षा राष्ट्रीय आय, जो हमारी नेशनल इनकम है, और संस्कृति, इससे संस्कृति भी बढ़ती है, सांस्कृतिक समृद्धि भी बढ़ती है इससे। और जो प्रशासन के कार्य हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको करने की भी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि अब नॉलेज आ चुका है, हमारे ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, हमें एजुकेशन मिल चुकी है। तो प्राथमिक शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा है उसमें सार्वजनिक पहुंच और उसमें होल्डिंग, ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए लेकिन आप वहां जा नहीं रहे हैं स्कूल में, तो इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि बच्चे आए, बच्चे रुके, पढ़े, और रुके कैसे, उसके लिए मिड डे मील शुरू किया गया है और अच्छी गुणवत्ता की उनको यानी क्वालिटी की पढ़ाई मिले, खासतौर पे लड़कियों को। तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया है, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए। तो ये जो नवोदय विद्यालय है ये बड़े प्रगति निर्धारक विद्यालय है, यानी कि इसको इस तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, बनाया गया है कि ये आगे की सोच के कि लोग पढ़े, बच्चे पढ़े और आगे तक जाएं। इसके अलावा जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको ज्ञान और कौशल इनसे संबंधित बकायदा व्यवसाय यानी कि जॉब उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी प्रोफेशनल स्ट्रीम्स निकली हुई हैं कि भाई आपने ये पढ़ाई की, अगर आप ये कर रहे हैं, जैसे 10th के बाद डिप्लोमा होता है, 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 12th तक चले जाएं। तो अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, किसी चीज में आप अच्छे हैं, जैसे मोबाइल आप ठीक कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा भी, शाखाएं भी सरकार ने शुरू की है। तो शिक्षा पर जो योजना परिव्यय है, यानी कि शिक्षा के लिए जो पैसा खर्चा होता है, पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए से जो पहले हुआ करता था, अब उसकी अगर देखें कि हम पहले से कहां 11वीं पंचवर्षीय योजना पे पहुंच गए, ये 3766.90 करोड़ हो गए। आप देखिए कितना गुना बढ़ा है। यानी कि सरकार और प्रशासन इस पे काम कर रहा है शिक्षा बढ़ाने के लिए। आपको मैं एक चित्र जरूर दिखाऊंगा। विद्यालय में छात्र छात्रा हैं। ये चित्र ये बता रहा है, ये है भारतीय जनगणना, और ये इस तरीके की चीज बताई गई है कि भारत में साक्षरता दर कैसा है। अब जनगणना 2001 के हिसाब से, ये आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ उसमें किसका साक्षरता दर कम है, ज्यादा है। तो आप देखें पूरे व्यक्तियों का तो इतना हो गया, जिसमें अब पहले केवल आप ब्लू को देखिए, ब्लू थोड़ा यहां से बढ़ता चला गया। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये बढ़ता चला गया, थोड़ा यहां कम हुआ, हल्का कम हुआ, फिर लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन पुरुष की जो साक्षरता दर है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। महिलाओं की साक्षरता दर थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन कमतर बढ़ी यहां पर, लेकिन अब अच्छी हो गई। यानी कि साक्षरता दर के लिए, साक्षरता के लिए जो काम किए गए वो वाकई में फलीभूत हो रहे हैं, रंग ला रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर जो खर्चा हो रहा है 1951-52 में 0.65% था। ये बढ़कर 2013-14 में 3.3%, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 3.3% हो गई। इससे जो साक्षरता दर है, अभी जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया, उससे 1951 में जो 18% थी, अब 18 से आप देखें 2011 में 74% हो गई। बल्कि अगर आप केरला की बात करें तो केरल ऐसे क्षेत्र है जहां पर 100% साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट 100% है।
तो साक्षरता एजुकेशन लेना ये हमारा आपका हर एक नागरिक का अधिकार है। और हम जो कर्तव्य करते हैं, अगर हम कर्तव्य करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, उनको, उन कर्तव्यों को समझने, उनको ठीक तरीके से करने में भी साक्षरता बहुत जरूरी है। और हमारे जो अधिकार है वो हमको कैसे मिले, उनका लाभ उठाने के लिए भी साक्षरता बहुत जरूरी है। लेकिन जनसंख्या के जो अलग अलग भाग है उसमें थोड़ा अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में, आदमियों में साक्षरता दर 16.6% है, ज्यादा 16.6। अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए कि महिलाओं का और पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, तो 16.6 अंतर मिलेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में अगर हम नगरीय क्षेत्र, अर्बन क्षेत्र में देखें तो साक्षरता दर करीब 16% अधिक है, यानी नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता ज्यादा है। अब आप देखें, मैंने जैसे 2011 का एग्जांपल लिया, केरल की बात की, तो साक्षरता दर 94% है वहां पर 2011 में। और अब आज की बात करें, 2019-20 की बात करें, तो 100% पहुंच चुका है। लेकिन वहीं अब बिहार की बात करते हैं तो 62% है 2011 में। आज ये हो सकता है 67% हो गया है। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट हो रहा है, साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत में 5 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है, इसी कारण से साक्षरता दर आप देख रहे हैं बढ़ रही है। 6 से 14 साल की जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, सभी स्कूली बच्चे, उनको वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है सारों को पढ़ाना बच्चों को। ये बहुत बड़ा कदम है कि 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ें। इसीलिए एक कानून है कि 14 साल से कम के बच्चे को आप नौकरी पे नहीं रख सकते, वो कहीं काम नहीं कर सकते, वरना आपको जेल हो जाएगी। इसका मतलब बाकायदा इसके लिए पूरे प्रावधान हो रखे हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए क्या चीज है, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, ये सब बनाए गए हैं कि आओ स्कूल आओ, सेतु पाठ्यक्रम, ये सब चीज बनाई गई है। अब स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, ये समस्या को कैसे डील किया जाए? तो जो उपस्थिति है बच्चों के बढ़ावा देने के लिए कि स्कूल में बच्चे आएँ, बच्चों के धारण का मतलब होता है बच्चे रुकें, स्कूल में रुकें। तो और उनके पोषण के लिए, क्योंकि जो बच्चे आते हैं हो सकता है कि उनको ठीक से खाना पीना या पोषण नहीं मिल रहा हो, उसके लिए सरकार ने क्या किया, दोपहर के भोजन की योजना, जिसे हम मिड डे मील भी कहते हैं, यानी जो बच्चे हैं दोपहर का खाना उनको स्कूल की तरफ से मिलेगा, ये कार्यान्वित हो रही है। 11वीं योजना में जो योजना अवधि है उसके अंत तक उच्च शिक्षा यानी कि 18 से लेकर 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि 2011-12 और 21% 12वीं योजना तक करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि किसी तरीके से ये जो 18 से लेकर 23 साल तक का आयु वर्ग है, क्योंकि ये बड़ा ऐसा आयु वर्ग है जब हम 12th के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, ये किसी एक ऐसे कोर्स में जाते हैं जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी की नौकरी वगैरह की शुरुआत करेंगे। तो ये ऐसे समय होता है जिसमें 15% जो एक समय है कि भाई 15% है। उसके बाद हमारी जो 12वीं योजना है, जो 12वीं योजना है उसमें इसको कहा गया कि भाई ये 21% हम कर देंगे। तो ये जो रणनीति है, पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार इसके लिए सोच रही है, इसके लिए रणनीति क्या बना रही है, इसके लिए प्रोग्राम क्या बना रही है कि पहली चीज़ तो ये है कि लोग आएँ, बच्चे आएँ, स्टूडेंट्स आएँ, उसके बाद उनकी गुणवत्ता बढ़े। ऐसा नहीं कि बस आ गए और उनकी क्वालिटी में कोई इजाफा ना हो। हमें केवल इंसान नहीं चाहिए, हमें एक कौशल, एक कुशल और साथ में एक ऐसा इंसान चाहिए हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, जिसमें क्वालिटी हो, काम करने की क्षमता हो, काम करने की वैल्यू हो, काम करने की उसके पास कोई ना कोई स्किल हो। ख़ासतौर पर राज्यों में अगर, क्योंकि ये सेंट्रल तो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, राज्यों को भी ये करना होगा। और ये ज़रूरी है कि देखिए, केवल पढ़ा के आपको नहीं बिठा देना बच्चे को, उसको इस तरीके से सिखाना है कि वो व्यवसाय करे, यानी कि वो व्यवसाय के हिसाब से वो पढ़ाई करे। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका उपयोग किया जा सकता है, जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इससे क्या है, पूरे देश में जाल फैल जाएगा कि हाँ, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाना है। योजना जो है वो दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है जिसे हम, जैसे NIOS है, इग्नू है, ये सब है जिसमें आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, बहुत कम जाना पड़ता है, या लेकिन आप एग्ज़ाम देने आएंगे और पढ़ाई करेंगे। इसको हम
डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ और संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। यानी कि ऐसे संस्थान बनाए जाएं कि जो एक तरीका चला आ रहा था कि कॉलेज और स्कूल बनता था, वहाँ पर लोग जाते थे, दिन भर रहते थे, उसके बाद 3-4 साल वो पढ़ाई करते थे और फिर वापस आते थे एग्जाम देके। अब यहाँ पर ये हो गया है कि वो अपना काम भी कर सकते हैं, साथ में ये NIOS जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप अपना कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और उसके बाद इसको पढ़ के आप उसी तरह एलिजिबल हो जाएंगे जैसे बाकी लोग होते हैं जो रेगुलर क्लास में जाते हैं। 1951 से 2011-12 और 2012-13 इसके बीच जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसको बढ़ाया गया है। और छात्र जो नामांकन कर रहे हैं, साथ में जो अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे, उनमें भी भर्ती हुई है। अगर यहाँ पर एक टेबल हम देखें तो 1950-51 और यहाँ पर 2012-13 देखिए कि 750 महाविद्यालय जो है अब 37,204 हो गए। विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज़ हम कहते हैं उनको, तो 30 से वो 723 हो गई। विद्यार्थी 2,63,000 हुआ करते थे, अब आप देखिए 28,000 यानी 28 लाख के ऊपर ये पहुँच गया है आंकड़ा। और शिक्षक भी इसमें, क्योंकि यहाँ का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, तो शिक्षक में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। 24,000 से अगर 2007-8 की ही बात कर लें तो तकरीबन 5 लाख शिक्षक हो गए। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये सरकार ने जितने भी प्रोग्राम चालू किए, योजनाएं चालू की, उसके तहत हो रही है। एक आदमी या कोई भी जीव, उसको कोई ना कोई तकलीफ आ सकती है। सर्दी हो सकती है, शरीर के कितने सारे पार्ट से कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो हमारा जो स्वास्थ्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हम ऐसे परिवेश में रह रहे हों, ऐसी जगह रह रहे हों जहाँ पर हम बीमार रहें, वहाँ गंदगी के कारण। हो सकता है हम किसी मशीनरी के पास रह रहे हों, वहाँ से कुछ उड़ता कोई धुआं आ रहा हो तो हम बीमार रहें। तो स्वास्थ्य बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर स्वस्थ आदमी है, जैसे कहते हैं ना, स्वस्थ आदमी, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर, तो जो फर्म है उसका उद्देश्य लाभ होता है। कौन सा फर्म की बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कोई भी अगर इंडस्ट्री हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका उद्देश्य होता है लाभ। अब क्या कोई भी एक कंपनी, कोई भी ऐसा फर्म, कोई भी फर्म मतलब कंपनी, वो ऐसे आदमी को रोजगार देगी जिसका स्वास्थ्य खराब हो, या उसका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो एक हृष्ट पृष्ठ या फिर कहें कि शारीरिक रूप से सबल स्वस्थ आदमी के बराबर काम ना कर पाए? ऐसे आदमी को कोई नौकरी देगा? अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है, तो कोई आपको काम नहीं देगा। तो स्वास्थ्य या कहें हेल्थ, ये आपको एक तो काम करने के लिए क्षमता देता है, साथ में इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की भी ताकत देता है। जो अस्वस्थ लोग हैं, अगर वो किसी संगठन में आ गए, इसलिए आप देखिएगा गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी होता है, गवर्नमेंट में जब नौकरी मिलती है तो बाकायदा उनका मेडिकल होता है, और मेडिकल के पास होने पर ही वो इसमें आते हैं। तो अस्वस्थ लोग जो स्वस्थ नहीं हैं, वो संगठन के लिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, जिस भी फर्म में जा रहे हैं, उसके लिए एक बोझ जैसे बन जाते हैं। तो जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना, ये कोई भी देश आप ले लीजिए, हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जनसंख्या की स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कैसे वो जो जनता है उससे आप काम लेने की सोचेंगे, कैसे आप इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, कैसे आगे आप डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे? तो पहली प्राथमिकता किसी भी सरकार की ये होती है कि लोगों के स्वास्थ्य को ठीक किया जाए या स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। तो हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसका लक्ष्य ये है कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग, अल्प सुविधा प्राप्त कम वर्ग का मतलब होता है जिनको सुविधा कम मिली हुई है, जिनको सुविधा कम मिली हुई है उनका बहुत विशेष ध्यान रखना है। और साथ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवार कल्याण है, परिवार नियोजन है, और पौष्टिक सेवा, खाने के लिए अच्छी चीज़, खाने के लिए पौष्टिक चीज़, वहाँ इन लोगों तक पहुँचाना है। ख़ास तौर पे वो लोग जिन तक ये नहीं पहुँच पाती है। अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आप चीज़ें खरीद सकते हैं और ला सकते हैं, लेकिन जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, या किसी न किसी तरीके से वो इन सबसे महरूम है, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा लाना, ये सरकार इसके लिए काम कर रही है। पिछले 5 दशकों में यानी कि 50 सालों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र है, खासतौर पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो सेवाएं हैं, तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इसका मतलब जितनी भी सेवाएं हैं, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी सेवाएं हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, या फिर आप कहें कि वो केवल सेवाएं देने वाले हो, वहाँ सब जगह पर किसी न किसी तरीके से स्वास्थ्य के पर ध्यान दिया जाए। और जनशक्ति यानी कि इंसानों की जो शक्ति है, क्योंकि इंसान तो एक शक्ति का ही प्रारूप है, वो शक्ति होगी, दिमागी शक्ति या शारीरिक शक्ति, तभी तो काम करेगा, उसके लिए निर्माण किया है।
तो भारत में एक ऐसे ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर मौलिक सुविधाएं अभी आपको नहीं दिख रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह नहीं, हर जगह ऐसा है, लेकिन कई जगह बहुत अच्छी सिचुएशन है, कई जगह लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज, ये मैं आपको आंकड़ा जो बता रहा हूँ ये थोड़ा पुराना है, आज जो है ये चेंज हो चुका है, लेकिन आपको अंदाज़ा ज़रूर मिल जाएगा कि 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज है। और केवल 4 राज्य ऐसे हैं जो साउथ की तरफ आते हैं, यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इनमें कुल राज्यों से जितने भी राज्य हैं, हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं अभी। 28 राज्य में 4 राज्य लीजिए, यानी कि 24 को छोड़ दीजिए, 4 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिलाइए तो उन चारों में इन बाकी 24 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी अनइवन है अभी और कम है। मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। अब बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एक टेबल दिखाना चाहूँगा। यह है संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना। किस तरीके से 1951 में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उपकेंद्र थे या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, यानी कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो 725 थी, और आज 2013 में, या फिर कहें कि 2013 में, क्योंकि अभी हम 2019 और 20 की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें आप देखिए कि बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो औषधालय हैं, अस्पताल हैं, उनमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन उतना इजाफा नहीं हुआ। 9,000 से करीबन 19,000 पे पहुंचा है। बिस्तर जो है 1,17,000 करीब से ये 6,28,000 तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर एलोपैथी यानी कि 3 विधाएं होती है ना, अलग अलग एलोपैथी होती है, होम्योपैथी होती है, आयुर्वेदिक होती है। तो जो एलोपैथी है वो 61,800 से 9,18,000 तक पहुंच चुके हैं, और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी 18,000 करीब से करीबन 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। ये अच्छी बढ़ोतरी है, लेकिन इसमें क्योंकि भारत की जनसंख्या देखते हुए इसमें बढ़ोतरी की अभी भी गुंजाइश है। तो बेरोजगारी, अब बेरोजगारी की बात करना ज़रूरी है। अब बेरोजगारी में ये दिक्कत है कि एक आदमी के पास रोज़गार ना हो तो वो कमा कैसे पाएगा, और कमा नहीं पाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे चला पाएगा, कहीं सामान खरीदेगा नहीं, खुद क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। तो बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जितनी मजदूरी है, प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है, यानी मान लीजिए 115 रुपये मिलने हैं और मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, मुझे काम ही नहीं मिल रहा, मुझे काम ही नहीं मिल रहा, यानी कि मैं इच्छुक तो हूँ काम करने की, इस दर पे काम करने को तैयार भी हूँ, लेकिन मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा। इसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। तो आप देखें कि जो भी जैसे 15 से लेकर 59 ईयर्स तक, जो 15 साल से कम के बच्चे हैं, यानी कि जो 14 साल से के करीब है, शुरुआत से मतलब पैदा होने से 14 साल तक, वो तो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि शीला, एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, शीला क्योंकि वो घर में काम करती है, जो उसके बच्चे हैं जीतू और सीतू, उनको आप बेरोजगार नहीं कह सकते क्योंकि वो छोटे हैं। लेकिन 15 से लेकर 59 ईयर्स तक जो एक एज होती है, इसमें ये काम करने की उम्र होती है, लोगों का शरीर ठीक होता है और ये समझदार हो जाते हैं। तो ये जो उम्र है 15 से 59 जो काम कर रहा है, इसी को हम जनसंख्या का श्रम बल मानते हैं। 15 से नीचे 59 के ऊपर हम इनको श्रम बल जनसंख्या में नहीं जोड़ते हैं। जैसे शकल का भाई और बहन जो है इस आयु वर्ग में नहीं आते, वो छोटे हैं, तो वो बेरोजगार नहीं कहलाया जा सकता उनको। इसी तरीके से शकल की जो माँ है शीला, वो परिवार में काम करती है, वो अब बाहर नहीं जाती है, ना ही वो बाहर जाने में इच्छुक ही है, वो बाहर जाके काम नहीं करना चाहती। तो जो बाहर जाके काम नहीं करना चाहता उसको भी आप बेरोजगार नहीं कह सकते। तो इससे ये पता चलता है कि एक इंसान, एक आदमी जो 15 से 59 ईयर्स में है और बाहर जाके काम करना चाहता है, यानी कि वो रोज़गार करना चाहता है और जो सैलरी मिलने वाली है उस पर वो तैयार है और उसको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार होते हैं। तो भारत में आप शहर के इलाका देखें या ग्रामीण इलाका देखें, तो भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र है, इसमें बेरोजगारी है, लेकिन दोनों का प्रकृति अलग है, दोनों की जो सिचुएशन है वो अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र है और ये आपका शहरी क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी बेरोजगारी है, एक तो मौसमी है और एक प्रचंड है। और यहाँ पर नगरीय क्षेत्र में जो है एक शिक्षित बेरोजगारी है, ये शिक्षित बेरोजगारी है। अब कैसा, मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लोगों को कुछ ही समय के लिए रोजगार प्राप्त होता है। जैसे अगर फसल आपने बोई है या ना, बोरे के समय, और उसके बाद जब वो कटेगी, बीच में जब फसल अपने आप उग रही है तो आपका कोई काम नहीं है। इसको हम कहते हैं कि भाई इस समय ये मौसमी बेरोजगारी है, हमें काम नहीं मिल रहा। तो कृषि में जो
आश्रित लोग होते हैं उनको ये मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और प्रचंड बेरोजगारी क्या है, अब आप मान लीजिए इस जगह पे 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग तो बेकार में है ना। 3 लोग काम तो कर रहे हैं, मतलब 8 लोग काम कर रहे हैं, वो ये भी खुश हो रहे हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए तो आवश्यकता 5 की ही है। अगर इन 3 को हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो भी उसी तरीके से काम कर सकते हैं जैसे 8 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा है ना, ये प्रचंड बेरोजगारी है, प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। तो शहर में अगर हम आ जाएं, यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार हैं, यानी कि कोई मैट्रिक किया हुआ है, 10th किया हुआ है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, या स्नातक के ऊपर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, वो इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, या और भी उसके पास डिग्रियां हैं, लेकिन वो रोजगार नहीं पा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक स्टडी हुई, अध्ययन हुआ, उसमें ये पता चला कि मैट्रिक की तुलना में, यानी कि जो 10वीं वाले हैं, 10वीं पास जो हैं, उससे ज़्यादा स्नातक यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, स्नातकोत्तर, इन युवकों में बेरोजगार की मात्रा ज़्यादा है, तेज़ी से बढ़ रही है। तो इससे क्या हुआ, जिन्होंने ये पढ़ाई लिखाई कर ली है उससे तो आपके जनशक्ति संसाधन की बर्बादी हो रही है, क्योंकि वो पढ़ लिख तो रहे हैं और वो इस लायक भी हो गए हैं कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगारी हो रही है। तो जो लोग हैं अर्थव्यवस्था के लिए, जैसे मैंने बताया, वो एसेट होते हैं, परिसंपत्ति होते हैं, और बेरोजगारी के कारण ये चीज़ें बदल जाती हैं, अर्थव्यवस्था के एसेट नहीं हो पाते वो। अब एक इंसान जिसने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, मेहनत की है, उसको अगर नौकरी ना मिले, उसके मन माफिक या फिर उसको मेहनताना ना मिले, उसको ऐसी ही नौकरी ना मिले जो वो करना चाहता है, तो निराशा और हताशा तो उसके पास होगी ही होगी। लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अगर नौकरी नहीं है तो भरण पोषण कैसे करेंगे, अपनी रोटी नहीं कमा पाएंगे, वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे। तो बेरोजगारी से जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसके आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, यानी कि और प्रेशर पड़ता है। और जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो जो कार्यरत जनसंख्या है, यानी कि मान लीजिए ये साहब काम नहीं कर पा रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, ये काम नहीं करना चाहते, तो ये साहब जो है जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर इनका बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये काम कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स जो दे रहे हैं वो पैसा जो है वो इन्हीं के काम में लगता है या फिर समाज कल्याण के काम में लगता है। अब जो बेरोजगारी नहीं है, या तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, या चीज़ों को इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये सारी जनता को संभाला जा सके। तो ये जो काम कर रहे हैं उन पे ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। जब किसी परिवार को, यही कहें, जीवन निर्वाह का जो स्तर है उसकी मात्रा या मात्र बड़े बड़े इस लेवल पे रहना पड़ता है कि भाई वो उससे बहुत ही मिनिमम लेवल पे जीना पड़ता है, तो ध्यान रखिए कि जो स्वास्थ्य स्तर है, अब वो केवल अगर चावल और रोटी खा रहा है, उसके पास और चीज़ें खाने के लिए नहीं है, या ये कहें कि उसके पास और व्यवस्थाएं नहीं है, तो केवल मिनिमम लेवल पे रह रहा है, तो वो जीवन स्तर कैसे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ेगा तो उसके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। और ये देखिए कि अगर कोई स्कूल नहीं जाता है, अगर उस किसी को एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो आज आप समझ सकते हैं कि बगैर नौकरी के मतलब काम नहीं, बगैर नौकरी तो ज़रूरी है, और नौकरी के बगैर आपको रोटी नहीं कमा सकते, और अगर जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, लिखाई नहीं करेंगे, तो आप नौकरी नहीं पा सकते। तो स्कूल प्रणाली में अलगाव में भी वृद्धि होती है अगर आप उस लेवल तक नहीं आ पाए हैं जहां पर आप स्वास्थ्य और अपनी साक्षरता सुधार पाएं। एक गांव की कहानी से मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि ये गांव है, अनेक परिवार इसमें रहते हैं, और हर एक परिवार है इतना बना लेता है, इतना उपजा लेता है कि उसके सदस्य खा पी सके। अब परिवार के जो सदस्य हैं अपने खुद के कपड़े बुनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और जितने भी परिवार हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट, आवश्यकताएं पूरी खुद ही कर लेते हैं। तो इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय है, उसमें प्रवेश भी मिल गया। कुछ समय बाद कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर वो गांव वापस लौटा। अब वो इतना सृजनात्मक निकला, इतना स्किलफुल निकला, इतना ब्राइट निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार कर लिया और गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। तो इस तरह गांव में जो एग्रो इंजीनियरिंग है वो नई चीज़ शुरुआत हुई और वहीं से उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष जो बाकी बचती फसल है निकट के गांव में बेचनी शुरू कर दी। लाभ हुआ, आपस में बांट भी लिया इस लाभ को लोगों ने। अब ये जो सफलता हुई, इससे लोगों को प्रेरणा मिली और सभी परिवारों ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि देखो, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम क्या चाह रहे हैं। उन्होंने पंचायत में बैठकर गांव में एक स्कूल खोलने के लिए पंचायत से आग्रह किया।
उन्होंने पंचायत को ये विश्वास दिलाया कि वो सभी बच्चे जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे। पंचायत ने सरकार के पास गई, पंचायत उन्होंने सरकार से मदद मांगी तो स्कूल खोल दिया। आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ से एक शिक्षक भी आ गए, उनकी भी नियुक्ति हो गई। अब इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण भी दिला दिया। अब गांव के सभी लोगों के कपड़े सिए जाने लगे, जो वो पहले खुद ही सिलते थे, क्योंकि अब अच्छे ढंग से कपड़े सिलने वाले आ गए। इस तरीके से दर्जी का काम अब सृजित हो गया, यानी कि दर्जी का काम तैयार हुआ वहाँ पर। तो इसका एक और बढ़िया प्रभाव ये हुआ कि किसानों का कपड़े खरीदने के लिए जो दूर जाने का समय है वो बचने लगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको दिखती नहीं है कि किसी को आपने पढ़ाया उससे कितना फ़ायदा हुआ, किसी को आपने काम सिखाया उससे कितना फ़ायदा हुआ। इस छोटी सी चीज़ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा अगर आपने सोचा कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूल भेजा जाए या किसी को कोई काम सिखाया जाए तो उससे कितने फ़ायदे होते हैं। इससे पहले कि मैं ये बात को विराम दूँ, थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ाता हूँ आपको। तो किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे क्योंकि उनका समय बचने लगा, उपज उनकी बढ़ गई। अब ये समृद्धि हुई सबकी, एक साथ कई लोग, मतलब अब देखिए सारा समाज जो है वो समृद्ध हो रहा है। किसानों के पास अब चीज़ों को, ऐसी वस्तुएं थी जिनका वो उपभोग कर सकते थे। अब वो अपना जो उत्पादन करते थे उनको बेच सकते थे, गांव से बाजार में आते थे। और समय के साथ गांव, जिस गांव के बारे में बात हो रही है, जहाँ प्रारंभ से किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, वहाँ पर आपने देखा शिक्षक भी आ गए, दर्जी भी आ गए, एग्रो इंजीनियर साहब भी आ गए और बहुत सारे काम यहाँ पर आ गए। तो एक साधारण गांव की कहानी थी जहाँ पर जो इंसान है, आदमी है, मानव पूंजी है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके उठते स्तर से जब उनको और आगे बढ़ाया गया, उनको मौके दिए गए, तो जटिल जो कॉम्प्लेक्स काम समझे जाते थे, या ये कहें कि जो आधुनिक आर्थिक क्रियाकलाप है वो भी बढ़े और इससे आपके गांव का, समाज का और इसी तरीके से देश का विकास होगा। तो अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका, अगर आप नहीं कर पाए एक इंसान को संसाधन के रूप में, तो आप ये समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था, जिसको हम कह सकते हैं मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था, जो कहेंगे स्लो डाउन या स्लोइंग डाउन इकोनॉमी, उसके लिए ये लोग केवल दायित्व बन के रह जाएंगे। ये लोग एक तरीके से जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर दायित्व बन के रह जाएंगे। इसके अलावा जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें स्वरोजगार एक विशेषता है। जो भी एग्रीकल्चर में काम करता है, एग्रीकल्चर या फिर रिलेटेड इश्यूज़ में काम करता है, वो अपने आप, मतलब उसको, जैसे किसान है वो तो स्वरोजगार कर रहा है ना, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी आपने देखी कि 10 लोग लगे हुए हैं, 4 का काम है, 6 का काम है, लेकिन जब उत्पादन होता है तो 10 के 10 लोग उसे शेयर करते हैं। इससे परिवार की गरीबी तो कम नहीं हुई, गरीबी कहाँ कम हुई, और हर एक परिवार के जो अधिशेष, यानी कि जो एक्स्ट्रा श्रमिक हैं, वो रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। यानी कि जो लोग एक्स्ट्रा हैं, या ये कह सकते हैं कि वो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, है ना। अब अगर ये बाहर जाएं, अगर 10 लोगों में केवल 4 लोगों का काम है, 10 लोग कर रहे हैं, तो जो 6 लोग हैं वो तो बाहर जा सकते हैं। तो कुछ अधिशेष श्रम, जो ये श्रम है, जो सरप्लस श्रम जिसे हम कह रहे हैं, वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जाना चाहिए इनको। तो द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाला विनिर्माण, इसमें श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। इसका मतलब यहाँ पर श्रम की बहुत आवश्यकता है। जहाँ हम विनिर्माण की बात करते हैं, जहाँ हम सेकेंडरी या कहें द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पर निर्माण होता है। और तृतीय क्षेत्र में आ जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, जैसे जो सर्विसेज होती हैं, जैसे जैव प्रौद्योगिकी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, सर्विसेज है, ये सब सेवाएँ सामने आ रही हैं। तो ये सब जानने के बाद आपको ज़रूर पता चला होगा कि भाई एक इंसान की क्या वैल्यू है, और एक देश को, एक समाज को, एक इंसान को, एक आदमी को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए ताकि इकोनॉमी का, ताकि देश का विकास हो सके। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ें मैंने शायद कई बार बताई और आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये वो चीज़ें हैं, ये वो इनपुट्स हैं जो लोगों को अगर दी जाए तो इससे अर्थव्यवस्था सुधरती है। अर्थव्यवस्था के लिए आप एसेट तैयार कर रहे हैं, यानी कि अपने देश के लिए एसेट तैयार कर रहे हैं, ये आपके लिए एसेट हो जाएंगे। लोग, एक अच्छा आदमी जो स्वस्थ है और शिक्षित है,
वो एसेट होता है हमारे लिए। तो अध्याय में हमने एक गांव की कहानी देखी यहाँ पर, और हमने देखा कि यहाँ पर पहले कोई रोज़गार नहीं था, लेकिन किस तरीके से रोज़गार धीरे धीरे डेवलप हुए, और इस गांव को मैं बढ़ा देता हूँ राज्य में, राज्य को बढ़ा देता हूँ देश में, तो एक देश में भी तो इसी तरीके से हो सकता है, होगा, होना चाहिए। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।